उद्यमिता के अध्याय 6 उपक्रम की स्थापना में आज हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं संगठन संरचना का निर्माण। नए व्यवसाय की स्थापना के संबंध में सामान्य नियोजन संबंधी कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद उपक्रम को वैधानिक रूप से संगठित करने तथा एक कार्यशील ढांचा तैयार करने की कार्रवाई की जाती है, जिसमें उपक्रम को वैधानिक रूप से संगठित करना तथा आवश्यक संसाधनों को एकत्रित करना होता है। उपक्रम का वैधानिक संगठन एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी अथवा सहकारी संगठन के रूप में किया जा सकता है। साझेदारी संगठन की स्थिति में साझेदारों को आपस में एक साझेदारी समझौता करना होता है, जिसमें साझेदारों के अधिकारों, दायित्वों, पूंजी की राशि, लाभ हानि विभाजन का अनुपात, वेतन, ब्याज आदि शर्तों का उल्लेख किया जाता है। इसमें साझेदारी अधिनियम के अनुसार समझौता होता है। उपक्रम को एक संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में भी संगठित किया जा सकता है, जिसके लिए जो प्रमुख कार्रवाई की जाती है उसमें प्रारंभिक कार्रवाई में कंपनी के सीमा नियम व अंतर नियम तैयार किए जाते हैं, प्रारंभिक संचालकों व सदस्यों को तय किया जाता है, सचिव व कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति की जाती है आदि शामिल हैं। व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा तभी दिया जाता है जब कंपनी अपनी कार्रवाई पूरी कर ले, जिसमें प्रविवरण जारी करके उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार के पास जमा करानी होती है, अंशों का आवंटन विवरण देना होता है, कानूनी सलाहकार अथवा सचिव की घोषणा करने के पश्चात व्यवसाय प्रारंभ करने की समस्त कार्रवाई पूरी कर ली गई हो। समावेलन की कार्रवाई, इसमें कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन करवाना शामिल है। पंजीयन के लिए अपने राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार को प्रार्थना पत्र देकर साथ में कई प्रपत्र प्रस्तुत करने होते हैं, जिसमें सीमा नियम के अंतर नियम की एक प्रति, संचालकों की सूची, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय की सूचना, मुख्य समझौते की प्रतिलिपियां, कानूनी सलाहकार द्वारा पंजीयन की समस्त कार्रवाई पूरी कर ली जाने की वैधानिक घोषणा आदि आते हैं। यदि उपक्रम को सहकारी संगठन के रूप में स्थापित किया जाए तो कम से कम 10 सदस्यों को मिलाकर सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के पास इस हेतु आवेदन पत्र देना होता है। रजिस्ट्रार के पास अपने उपनियमों की एक प्रति जमा करानी होती है। सदस्यों से प्राप्त अंशदान को सहकारी बैंक में जमा करवाना होता है। इसके पश्चात रजिस्ट्रार समिति को पंजीयन कर लेते हैं। एक मध्यम तथा बड़े आकार के औद्योगिक संगठन की स्थापना की दशा में प्रायः कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, जिसमें पहला है औद्योगिक लाइसेंसिंग प्राप्त करना। इसके लिए उद्योग अधिनियम 1951 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। दूसरा, प्रविवरण का निर्गमन। जब अंश जनता को जारी किए जाते हैं तो कंपनी को एक प्रविवरण निर्गमन करना पड़ता है। तीसरा, सेबी द्वारा जांच। चौथा, उद्योग निदेशालय में पंजीयन। पांचवा, नगर पालिका से अनुमति प्राप्त करना। छठा, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन। सातवां, विदेशी सहयोग के समझौतों के लिए वित्त मंत्रालय से स्वीकृति। आठवां, प्रबंध संचालकों, प्रबंधकों, एजेंटों, प्रबंध सलाहकारों आदि के साथ किए गए नियुक्ति समझौतों के लिए कंपनी विधानमंडल की अनुमति जरूरी होती है। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था। यह चरण योजना के क्रियान्वयन से संबंधित है। इसके अंतर्गत उद्यमी को कुछ कार्य करने होते हैं, जैसे भवन निर्माण की दशा में नगर पालिका न्यास अथवा स्थानीय पंचायत से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना, यंत्र एवं मशीनें प्राप्त करना एवं उसको स्थापित करना, औद्योगिक बस्ती में भूमि व भवन प्राप्त करना, लघु उद्योग सेवा संस्थान से लोहा, इस्पात एवं सीमेंट रियायती दर पर प्राप्त करना, कच्चे माल की व्यवस्था करना, कर्मचारियों व श्रमिकों को प्राप्त करना एवं उन्हें प्रशिक्षण देना,
आवश्यक सुविधाएं जैसे विद्युत, जल, संचार आदि प्राप्त करना, तकनीकी विशेषज्ञों से सेवाएं प्राप्त करना, निर्यात हेतु आवश्यक प्रबंध करना, उच्च पदाधिकारियों, सचिव, कानूनी सलाहकारों, तकनीकी विशेषज्ञों आदि की नियुक्ति करना। उद्यमी कई सुविधाएं केंद्रीय सरकारों एवं राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों से प्राप्त कर सकता है। इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उद्यमी को आवेदन करना होता है। कई सुविधाएं रियायती दर पर प्रदान की जाती हैं। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि वित्त की व्यवस्था कैसे होती है। उपक्रम की वैधानिक स्थापना हो जाने तथा आवश्यक संसाधनों को एकत्रीकरण कर लेने के पश्चात वित्त की व्यवस्था करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। उद्यमी को विभिन्न स्रोतों व साधनों से वित्त एकत्रित करना होता है। इसे दो वर्गों में बांटा गया है: स्वामित्व पूंजी स्रोत एवं ऋण पूंजी स्रोत। एकल स्वामित्व की दशा में उद्यमी निजी विनियोग व पूंजी लगाता है। साझेदारी फर्म में साझेदारों द्वारा पूंजी लगाई जाती है। कंपनी तथा सहकारी संस्था में अंशधारी पूंजी लगाते हैं, इसे स्वामित्व पूंजी कहते हैं। एक सार्वजनिक संयुक्त कंपनी अंश पूंजी एकत्रित करने के लिए जनता को एक प्रविवरण निर्गमन करती है। वह विभिन्न विनियोग संस्थाओं के साथ अभिगोपन समझौते करती है। कंपनी आवेदकों को अंशों का आवंटन करके स्वामित्व पूंजी एकत्रित कर सकती है। एक व्यावसायिक उपक्रम को ऋण पूंजी की भी प्राप्त करना होता है। इसके लिए वह औद्योगिक वित्त निगमों व व्यापारिक बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकती है। राज्य सरकार, मित्रों व सहयोगियों से ऋण प्राप्त कर सकती है। सार्वजनिक जमा धन स्वीकार कर सकती है। ऋण पत्र जारी कर सकती है। इसके लिए उसे नियमित ब्याज देना होता है। एक उद्यमकर्ता बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, उद्योग निदेशालय, खादी ग्राम उद्योग, लघु उद्योग विकास निगम आदि से वित्तीय ऋण प्राप्त कर सकता है। एक लघु उद्यमी निम्न संस्थाओं से ऋण पूंजी प्राप्त कर सकता है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा ऋण दिया जाता है, राज्य वित्त निगम से प्राप्त कर सकता है, राष्ट्रीयकृत बैंक से या लघु उद्योग विकास निगम से प्राप्त कर सकता है। विभिन्न संस्थाओं से ऋण व वित्तीय सहयोग प्राप्त कर लेने पर उद्यमी इसे वित्तीय योजना के अनुसार विनियोजित करने की व्यवस्था करते हैं। उद्यमी को यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि पूंजी के अभाव में कोई भी काम रुके नहीं, किंतु व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता से अधिक होना उचित नहीं है। साथ ही स्वामित्व व ऋण पूंजी में भी एक उचित साम्य रहना चाहिए। इसके बाद देखते हैं व्यवसाय का प्रारंभ। उपक्रम की स्थापना की समस्त कार्रवाई पूरी हो जाने पर संस्था अपना व्यवसाय प्रारंभ कर देती है। सर्वप्रथम संस्था अपना उत्पादन कार्यक्रम तैयार करके उसके अनुसार उत्पादन की गतिविधियां प्रारंभ कर देती है। इसमें कच्चा माल खरीदना, मजदूरों की भर्ती करना, तकनीकी सेवाएं प्राप्त करना आदि प्रमुख हैं। संस्था का कार्यालय विभिन्न पक्षों जैसे वितरकों, एजेंटों, पूर्तिकर्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों से संबंधित पत्र व्यवहार करता है। कार्यालय बाहर से विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करती है, उसके अभिलेख रखती है तथा विभिन्न लागत, वित्तीय एवं सांख्यिकी विवरण तथा प्रतिवेदन तैयार कर सूचनाओं को व्यवस्थित करती है। संस्था का विक्रय विभाग आवश्यक विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन का अभियान चलाता है। एक उद्यमी अपने उद्योग के संचालन के लिए विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों से संपर्क करता है। मशीनें व उपकरण व अन्य आवश्यक यंत्र खरीदने के लिए वह राज्य वित्त निगम से संपर्क करता है। क्रय विक्रय हेतु राज्य लघु उद्योग की यांत्रिकी समस्याओं के समाधान हेतु वह राज्य यांत्रिकी सलाहकार परिषद से संपर्क करता है। आवश्यक होने पर वह राज्य स्तर पर उद्योग निदेशालय या जिला स्तर पर जिला उद्योग अधिकारी से संपर्क कर सकता है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, व्यवसाय का विस्तार।
एक उपक्रम में उद्यमी के निजी संसाधनों के साथ साथ समाज का भी धन लगा होता है। अतः एक उद्यमी के लिए मात्र व्यवसाय का संचालन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यवसाय का लाभप्रद विस्तार भी करना आवश्यक है। व्यवसाय का विस्तार न केवल उद्यमी के हित में होता है, बल्कि यह आय, रोजगार, धन संपदा, पूंजी निर्माण, बचत, उत्पादन में वृद्धि हो जाने से संपूर्ण समाज को लाभान्वित करता है। व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख समस्याएं उद्यमी के सामने आती हैं, जिसमें पहला है जोखिम प्रबंध। व्यवसाय के विस्तार में अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं, जैसे मांग में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत आदि में परिवर्तन। जोखिमों के प्रति बीमा द्वारा सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है, किंतु कुछ जोखिम संकटों का पूर्वानुमान करके उसे सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। दूसरा, विकास पूंजी की आवश्यकता। व्यवसाय के विस्तार में संसाधनों की मात्रा बढ़ जाती है। उद्यमी को अधिक मात्रा में कच्चे माल, यंत्र, मशीनें, तकनीकी सेवाएं, मरम्मत, साजो सामान की आवश्यकता होती है। इस पूंजी को प्राप्त करने का सबसे मितव्ययी और सरल साधन अपने संसाधनों के पुनर्विनियोजन पर होने वाली आय है, किंतु उद्यमी आवश्यकता अनुसार वित्तीय संस्थाओं से भी ऋण प्राप्त कर सकता है। तीसरा है मूल्य नीति। एक विकासशील व्यवसाय को अपनी मूल्य नीति का समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। प्रत्येक फर्म की बाजार में कीमत प्रतिष्ठा बनी रहती है। व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के साथ यह धूमिल नहीं होनी चाहिए। तो एक उद्यमी को नॉन प्राइस कंपटीशन पर भी ध्यान देना चाहिए। चौथा है प्रभावी प्रबंध योग्यता। व्यवसाय की क्रियाओं का विस्तार होने पर उद्यमी को अपनी योग्य तकनीक, विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षण प्रबंधक की सेवाओं की आवश्यकता होती है। उत्पादन व प्रबंध के क्षेत्र में नवीनतम परिवर्तनों व तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान करके ही प्रबंध दल की प्रवीणता में वृद्धि की जा सकती है। विकसित व्यवसाय की क्रियाओं के सफल संचालन के लिए उच्च नेतृत्व गुण का होना भी आवश्यक है। पांचवां, विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन। विकसित व्यवसाय को अपने विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन अभियान पर भी निरंतर ध्यान देना होता है। फर्म को अपनी स्वाभाविक जो संभावित ग्राहक हैं उनको टारगेट मार्केट को परिभाषित करना चाहिए। उनकी रुचि, क्रय व्यवहार, अभिप्रेरणाओं, मनोवैज्ञानिक धारणाओं आदि को ध्यान में रखकर विक्रय संवर्धन की योजनाएं संचालित की जानी चाहिए। फिर है लाभ नियोजन एवं व्यय नियंत्रण। इसके लिए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट विश्लेषण, जिसको लागत मात्रा लाभ विश्लेषण कहा जाता है, करके लाभ अर्जन करने की क्षमता का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। हानियों से बचने के लिए न्यूनतम विक्रय की मात्रा ज्ञात की जानी चाहिए। लक्षित लाभ अर्जित करने के लिए उद्यमी को मूल्यों, लागतों तथा मात्रा में होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करना चाहिए। सातवां है नवप्रवर्तनकारी अभिवृत्ति। व्यवसाय के विस्तार का केवल परिमाणात्मक पहलू ही नहीं होता। वास्तव में तो व्यवसाय का विकास उत्पादन, विविधीकरण एवं नवप्रवर्तन के कार्यों से ही होता है। उद्यमी को सदैव नवीन परिवर्तनों, नवीन तकनीकों, नवीन अनुसंधानों की ओर ध्यान देकर व्यवसाय में नवीनता लानी चाहिए। आठवां है संयंत्र अभिन्यास। व्यवसाय का विस्तार होने पर संयंत्र की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती है। अभिन्यास में परिवर्तनों को आसानी से समायोजित करने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात वस्तुओं की मांग बढ़ने से संयंत्र की उत्पादन क्षमता का विस्तार आसानी से किया जाना संभव हो। नौवां है अति पूंजीकरण की समस्या। बड़े व्यवसाय में अति पूंजीकरण की स्थिति
बन जाने का भय भी बना रहता है, जिसके फलस्वरूप सट्टे, जुए, फिजूल खर्ची, द्रवित पूंजी आदि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो व्यवसाय में आर्थिक दुर्बलता उत्पन्न होने लगती है। अतः व्यवसाय में के विस्तार में संतुलित पूंजीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 10वां है व्यक्तिगत संपर्क एवं संबंध। व्यवसाय के विस्तार के फलस्वरूप इसकी गतिविधियां अत्यंत व्यापक हो जाती हैं। उद्यमी के लिए विभिन्न व्यापारियों, उपभोक्ताओं तथा श्रमिकों से व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्यवसाय का विस्तार होने पर इसका स्वरूप लाभ प्रदान होने लगता है। फलस्वरूप कर्मचारियों की व्यक्तिगत भावनाओं, आकांक्षाओं व विचारों की उपेक्षा होने लगती है। तो उद्यमी को इन प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। 11वां है सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति। व्यवसाय का विकास एवं विस्तार सामाजिक लक्ष्यों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उद्यमी को अपनी व्यावसायिक शक्ति का सामाजिक हित में प्रयोग करना चाहिए। शोषणकारी एवं समाज विरोधी कार्य एक विकासशील व्यवसाय की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा होती है। 12वां है अनियोजित विस्तार। व्यवसाय की प्रगति इसके विस्तार में ही निहित होती है, किंतु अनियोजित विस्तार स्वयं व्यवसाय के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। व्यवसाय के विस्तार में न केवल अधिक पूंजी व योग्य प्रबंधकों की आवश्यकता होती है, बल्कि उद्यमी में पर्याप्त दूरदर्शिता, उद्यमीय मनोवृत्ति, उत्साह, नया दृष्टिकोण व नई चेतना का होना भी आवश्यक है। व्यवसाय का प्रत्येक विस्तार विक्रय एवं लाभों में हुई वृद्धि का सहज परिणाम होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं उद्यमी द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां। उद्यमी उपक्रम के प्रवर्तन में जिन चुनौतियों का सामना करता है उसको 6 क्रमबद्ध अवस्थाओं के रूप में हम देखते हैं। प्रथम अवस्था में उद्यमी को जिन संकट का सामना करना पड़ता है उसे प्रारंभिक संकट, स्टार्टअप क्राइसिस कहा जाता है। प्रबंधक को इस प्रकार के संकट का या चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता, उद्यमी को करना पड़ता है, क्योंकि उद्यमी जब किसी नए साहसिक कार्य का प्रवर्तन करता है तो उसे अपनी योग्यता एवं कल्पनाशील व्यवहार पर पूर्ण विश्वास होता है कि वह अपने उत्पाद एवं सेवाओं को प्रतिस्पर्धी माहौल में भी लाभप्रद रूप से बेच लेगा। दूसरी अवस्था, इस अवस्था में अपना अधिकांश समय वह उपक्रम को संगठित करने पर स्पेंड करता है, जिसमें कठिन परिश्रम तथा उत्साह की आवश्यकता होती है। तीसरी अवस्था, इस अवस्था में अन्य संकट जन्म होते हैं, जैसे वित्तीय संकट। पर्याप्त मात्रा में किसी से कोष का प्राप्त होना या किसी नए साहसिक कार्य का प्रारंभ करना एक जटिल समस्या होती है। वास्तव में उद्यमी साहस पूंजी को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जबकि साहस पूंजी फर्में कम जोखिम वाले कार्यों में ही कोष उपलब्ध कराना पसंद करती हैं। तो वित्तीय संकट की संज्ञा दी गई है इसे। चौथी अवस्था, इस अवस्था में नए उत्पाद का प्रेजेंटेशन सम्मिलित है, जिसमें बकाया देनदारियां, प्रारंभिक बाजार सफलता तथा बड़ी आशा सम्मिलित है। 5वां, यह अवस्था उपक्रम की सफलता या असफलता से संबंधित है। इस अवस्था में अनेक मौद्रिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा उपक्रम के बाहर वित्तीय समर्थनकर्ता चाहता है लोभी कृति के गैर फ्रेंचाइजिंग के द्वारा फर्म को बंद करने की धमकी, इस्तीफे हेतु बाध्य करना, संचालकों तथा अन्य वित्तीय समर्थकों पर आक्रमण आदि सम्मिलित हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो उपक्रम पे ऑफ पीरियड की ओर बढ़ सकती है। वेबस्टर ने इसे नॉट होल की संज्ञा दी है। और छठी अवस्था, ये पे ऑफ पीरियड के बाद उद्यमी के सम्मुख अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसका प्रबंधक को सामना नहीं करना पड़ता है, एक उद्यमी को ही करना पड़ता है।
समस्या तब सामने आती है जब व्यवसाय का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णयों पर उद्यमी प्रभावपूर्वक निर्णय नहीं कर पाता है। इस अवस्था को प्रत्यायोजन या नेतृत्व व संकट कहा जाता है। एक बार जब फर्म पटरी से बाहर या धरातल पर आ जाती है, उसे पुनः पटरी पर लाना कठिन होता है, जिसका उद्यमी ने निर्माण किया है। उद्यमी के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को दूसरों को प्रत्यायोजित करना कठिन हो जाता है। कभी कभी ऐसे निर्णय कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं। निर्णयों का प्रत्यायोजित न करने से उपक्रम की प्रगति या समृद्धि अवरुद्ध हो सकती है। कुछ उद्यमी इस समस्या का निवारण करने के लिए एक सीमा के बाद उपक्रम की वृद्धि रोक देते हैं, जहां से वे प्रत्येक चीज़ पर नियंत्रण कर सकते हैं। निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं कि उद्यमी अनेक चुनौतियों और समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है, जिसमें यथार्थ वास्तविक अवसरों का ज्ञान, लंबी बैठक तथा जोखिम मुक्त निर्णय लेने प्रमुख क्रियाएं हैं। इसके लिए उद्यमी में सही कल्पना शक्ति, योग्यता, अभिप्रेरण, उपयुक्त वातावरण तथा भाग्य का साथ देना आवश्यक है। तभी उद्यमी नए साहसिक कार्य का प्रवर्तन कर सकता है।